All right, class, greetings of the day. Wishing you all a very healthy, happy, and prosperous life. Let's begin with today's topic. As you know very well, in our chemistry topic, the very last class, we have been started the topic, chapter number 4, structure of atom, right? And in structure of atom, we have understood that atom is something which is made up of electron, proton, and neutron. Yes? And we also have come to know that proton and neutron combinedly make the nucleus. Okay. Other than that, we have studied there are two different atomic models which scientists have tried to prove us that how atom is made up of these three subatomic particles. First was Thomson's model, जो कि हमने बहुत अच्छे से डील किया था. Thomson model was something which is known to be Boden-Bailey model also or Bloom-Buddy model also, in which positive charge nucleus is present, in which negative charge particles are dispersed, so that positive and negative on combining will make the atom neutral. ये हमने स्टडी किया. नेक्स्ट हमने स्टडी किया था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. What was the Rutherford's model of atom? Rutherford's model was something which has explained with the help of gold metal sheet or plate, and other than that the helium atom are bombarded on it, and we have come to know 3 to 4 different type of postulates. The first postulate was that our atom is something which is most of the time hollow or empty in most of the spaces. Second, he told us that yes, nucleus is present in the middle, which is made up of positive charge. And third, he has told us negative charge particle, that means electron, they are revolving around the nucleus. Right? Okay. But जैसे जैसे थॉमसन ने अपना पोस्टुलेट कंप्लीट करके अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया, we have come to know with some limitations, some drawback of Rutherford's. रदरफोर्ड ने ये चीज तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन की कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर. बट उसने जो प्रॉब्लम, जब साइंटिस्ट ने इस चीज को अराइज किया, इस चीज को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि हमारा जो न्यूक्लियस है, जब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करते करते उनकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी. और आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर भी कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एक्सेलरेशन की वजह से वो थोड़ी अमाउंट ऑफ रेडिएशन को, थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, यानी रिवॉल्व करते करते थोड़ी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं. कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे. दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद हमारा और मेटल भी. बट क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर एटम इतना ही अनस्टेबल होता तो ये जो सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो मेटल यूज कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद रिड्यूस हो जाती, श्रिंक हो जाती. बट ऐसा नहीं है. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग बैठ के क्लास को देख रहे हो, phone you are using, the pencil pen you are using, they all are metal and they all are made up of atoms, right? मैं आप भी एटम से ही बने हैं. तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम के बाद बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है. तो एटम हमारा क्वाइट स्टेबल, एटम हमारा स्टेबल है, जबकि रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई. इसीलिए हमने रदरफोर्ड को डिस्कार्ड किया और जो मॉडल हमारे पास आया, दैट इज Bohr, which is our main topic of the class 2. This Bohr's model, आपको ये तो समझ में आ गया कि Bohr's model को समझने की जरूरत क्यों है, Bohr's model को क्यों पढ़ा है हमने, क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं Bohr's model. बोहर जो है नील्स बोहर, अगर मैं उनका पूरा नाम लूं तो, he was a professor in physics. फिजिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई उनके बारे में. फर्स्ट पॉइंट उसने बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं,
Electrons are revolving around the nucleus, but they are revolving in a fixed orbit. यानी जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी शेल के अंदर, किसी लाइन के अंदर, वो फिक्स है, वो ऑर्बिट फिक्स है. और इन स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट को, these special fixed orbits are known as discrete orbitals. क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहे हैं जी, लेकिन वो एक फिक्स ऑर्बिट में है, वो ऑर्बिट कंप्लीटली फिक्स है, वो ऑर्बिट साथ साथ घूम नहीं रहा है, वो ऑर्बिट कंप्लीटली फिक्स है. और उन ऑर्बिट को हमने किसका नाम दिया है? डिस्क्रीट ऑर्बिट का. डिस्क्रीट मींस ऐसे ऑर्बिट्स जिनके पास एनर्जी है जो कि फिक्स्ड है. सिर्फ ऐसे ही ऑर्बिट्स हमारे एटम के अंदर आर इनसाइड एटम. थर्ड पॉइंट उसने हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, उसने बोला कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, while electron revolving in orbit, they इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यूज नहीं करते. तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. हमें जो रदरफोर्ड मॉडल था उसने काफी सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी. सिर्फ उसका एक ड्रॉबैक यही आ रहा था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते टाइम अपनी एनर्जी रिलीज कर देंगे और कुछ टाइम के बाद हमारा जो एटम है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. बट बोहर ने उस बात को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि जिन ऑर्बिट के अंदर हमारे एटम की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्बिट फिक्स है, और इन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे. तो जब बोहर ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बोहर ने सिर्फ थ्योरेटिकल बातों को एक्सप्लेन किया है रदरफोर्ड के ही मॉडल को अच्छे वे, बेटर वे. और उसमें उसने क्या इंपॉर्टेंट बात डाली है? ऑर्बिट. और कैसा ऑर्बिट? जो फिक्स है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है, ये बोहर ने डाली है, जिसकी वजह से बोहर्स मॉडल वाज क्वाइट सक्सेसफुल. हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई और हमें पता चल गया कि हमारा जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जी, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर. ठीक. तो ये जो फिक्स ऑर्बिट है जिनकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, these fixed orbits are shells are also known as energy levels. मतलब क्या है इसका? उसने ये बताने की कोशिश की कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, इन ऑर्बिट को एनर्जी शेल बोला जाता है. और इन एनर्जी शेल को बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया? सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे. इन ऑर्बिट्स को, जो सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दिया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या एनर्जी लेवल. एक ही बात. या शेल. ठीक. और उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको नाम देने के लिए इनको एम यानी जो न्यूक्लियस के सबसे पहले सबसे क्लोज वाला शेल है, ऑर्बिट है, उसको हम नाम देते हैं के ऑर्बिट. सेकेंड वाले को देते हैं एल ऑर्बिट, थर्ड वाले को देते हैं एम ऑर्बिट, फोर्थ वाले को देते हैं एन ऑर्बिट. यानी इसके केस में मेरा शेल का नंबर क्या है? 1. इसके केस में मेरा शेल का नंबर क्या है? 2. इसके केस में मेरा शेल का नंबर क्या है? 3. और लास्ट वाले में 4. सो ऑन एम एन ओ पी. जो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने शेल के अंदर इन शेल को इंक्रीज करते रहते. ठीक है जी. तो ये छोटी सी जो बात है ये हमें बताई बोहर्स मॉडल ने, जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है. फर्स्ट, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन फिक्स्ड ऑर्बिट को हमने नंबर वाइज 1 2 3 4 को
K से स्टार्ट किया है, K L M N O P O and so। तो इस शेल के अंदर भी मेरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए अगले शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में भी एंड सो। ठीक, सो दिस वाज नोन एज द बोहर्स मॉडल और बोहर्स एटॉमिक। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे जो शेल हैं, उनको अरेंज करना सीख लिया कि कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, बट द पॉइंट इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड के अंदर कितने आएंगे, थर्ड या फोर्थ में कितने आएंगे। वो समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बट उससे पहले दो आपके इंडेक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। On page number 49, you have 5 to 6 index questions. Let's start. मुझे होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है हमारे पास जी okay, first question is on page number 49, NCERT index question. Question number 1. Question number 1 NCERT index page number 49 में दिया गया है, on the basis of Thomson's model, on the basis of Thomson's model, explain the charge of atom। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, explain that the atom is neutral। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है जी, तो हमें पता है एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि हमारा जो एटम है वो एक स्फीयर की तरह है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल उसके अंदर डिस्पर्स, यानी उसके अंदर बीच-बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल इस तरीके से फिक्स कर रखे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा एटम क्या है? न्यूट्रल। ठीक है जी। अगर इसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर 10 ही नेगेटिव चार्ज। अगर मैं दोनों को ऐड करूं मेरे पास कितना चार्ज आएगा? 0, न्यूट्रल। 10 पॉजिटिव है 10 ही नेगेटिव, दोनों को कंबाइन किया, दोनों को ऐड किया, क्योंकि एटम के अंदर ये दोनों चीजें जो भी बताया थॉमसन ने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। To this we can say overall charge on Thomson model is 0, यानी हमारा जो एटम है वो कैसा है? न्यूट्रल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है on the basis of Rutherford model of atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? क्वेश्चन नंबर 2 हमें थॉमसन मॉडल की बजाय रदरफोर्ड मॉडल में दिया गया है, और वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो किससे बना हुआ है। ये हमें पता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से। सिंपल, हमारा पॉजिटिव चार्ज किसका होगा? प्रोटॉन से। ये रदरफोर्ड ने बताया था। Third question is draw a sketch of Bohr's model of an atom with 3 shell only। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है? आपको बोहर्स मॉडल बनाना है, और कौन सा कैसा मॉडल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही शेल, राइट? 3 शेल का मतलब क्या है बच्चे? यानी उसके अंदर एनर्जी लेवल सिर्फ 3 तक। तो सबसे पहले हमें दिखाना है ये हमारा है न्यूक्लियस, दिस इज माय न्यूक्लियस। ठीक, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जितना भी पाथ रिवॉल्व कर रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, वो हमें सिर्फ 3 लेवल तक बनाना है। यानी दिस इज n equals to 1, दिस इज n equals to 2, दिस इज n equals to 3। यानी कौन सा शेल है? ये L N। बस ये छोटा सा जो मॉडल है ये कौन सा है? बोहर्स मॉडल। और इसके अंदर कितने
शेल बना रखे हमने सिर्फ 3 up to n equals to। नेक्स्ट हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछना चाह रहा है, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a coil of metal other than gold। क्वेश्चन नंबर 4 रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है, और रदरफोर्ड मॉडल में उसने हमसे क्या पूछा है जी? उसने हमसे पूछा है कि अगर रदरफोर्ड मॉडल में वो गोल्ड मेटल यूज ना करके कोई और मेटल यूज करता तो क्या होता? तो क्या होता जी? हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि देयर वुड बी नो बिग चेंज। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं गोल्ड मेटल की बजाय आयरन मेटल रख लेती, सॉरी मैंने रदरफोर्ड, अगर गोल्ड मेटल की थिन फॉइल की बजाय वो आयरन मेटल की फॉइल रख लेते तो क्या होता? आयरन मेटल की फॉइल इतनी ज्यादा थिक होती है, इतनी ज्यादा थिक होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जैसे ही उससे स्ट्राइक करते वो एकदम से बाउंस हो जाता। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है, जो आयरन है, वो इतनी ज्यादा थिक है कि जैसे ही पार्टिकल उससे स्कैटर करते उससे टकराते वो एकदम से बाउंस। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आयरन मेटल के अंदर, आयरन मेटल के एटम के अंदर कितना एम्प्टी स्पेस है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए रदरफोर्ड ने कौन सी मेटल यूज की थी? रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल यूज की थी। व्हाई? Because gold metal is the thin metal. Gold metal is malleable metal. Because gold is most malleable metal. यानी उसको थिन से थिन शीट चाहिए, बहुत ज्यादा पतली, इतनी पतली कि जब उसके ऊपर से हम अपने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करेंगे, उससे टकराने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन हो रही है वो हमें इजीली विजिबल हो। अगर वो थिन ना हो, थिक हो, तो क्या होगी? हमने अभी पढ़ा है कि वो उसके अंदर से पास ही नहीं होगी। अगर मैं वहां पे आयरन मेटल रख लेती हूँ, वहां पे कॉपर मेटल रख लेती हूँ जो इतनी ज्यादा थिक है, इतनी मोटी है, उसके अंदर स्पेस ही नहीं होता ज्यादा जिसमें से हमारे अल्फा पार्टिकल मूवमेंट है ना, यहाँ वो करते तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता और हमें क्या लगता कि हमारा जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो अनसक्सेसफुल है, फेल हो गया है। इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल को यूज किया, जिसका मैं एक लाइन में आंसर देना चाहूंगी। मैं बोलूंगी कि गोल्ड आपकी बहुत ज्यादा मेलेबल मेटल है और इसकी हम थिन शीट आराम से बना सकते हैं, और उन थिन शीट की वजह से ही हमारा जो एटम है वो उसके ऊपर स्ट्राइक इजीली करेगा। ठीक? So because of the thin sheet of gold malleable metal, we have used gold as compared to other। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद सेम पेज पे दो क्वेश्चन और हैं। फर्स्ट है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये हमारा फर्स्ट लाइन का आंसर है, हमने पढ़ा था। हमारे पास 3 अलग-अलग पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात हमें पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा गया है एटॉमिक मास के ऊपर। ये मैं आपको बाद में कराऊंगी जब एटॉमिक मास को समझा दूंगी। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक मैंने आपको बोहर्स मॉडल के बाद समझाने की कोशिश की। इतना तो पता चल गया कि ये अलग अलग नंबर ऑफ शेल है, 1 2 3 जिनको केलम बोलते हैं, पर कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। If there is any kind of doubt, any kind of query, जितना टॉपिक निकल गया है, you can ask me in the top sessions we have in the end of the meeting. Okay, so we have the next topic, which is how are the electrons distributed? Distribution या arrangement of electrons
in different shells, राइट? यही हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेल होते हैं। तो बेटा जी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाएगा, ये बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, और उन्होंने इस चीज को सम अप करके छोटा सा फॉर्मूला हमें बता दिया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर filled in nth shell is equals to 2n square। इतने छोटे से फॉर्मूले से तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, वो हमें पता चलेगा इस फॉर्मूले के। ठीक है, nth शेल का मतलब क्या है, कौन सी नंबर वाली शेल है। n का मतलब है यहाँ पे नंबर, n equals to 1, n equals to 2, जो मैंने अभी आपको बताया था KLM शेल। ठीक है, तो कैसे उसने बताया, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे 3 शेल है, n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो, तो n की जगह मैं क्या कर दूंगी 1, फर्स्ट शेल में क्या होगा 2 into 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1, 2 into 1 कितना होगा 2। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा इसमें और कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाता। Am I clear? Same as it is, अगर मुझे आप लोगों से पूछा जाए सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देख लेते हैं जी। सेकंड शेल में हमारे फॉर्मूला हमारा सेम है, बस n की जगह हमें क्या पुट करना है 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर 4, 2 into 4 equals to 8, यानी हमारा जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। ठीक है जी, ये जो मैं डॉट के हेल्प से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन फिल। अगर मुझे थर्ड शेल में देखना है तो 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 9, 18 हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। थर्ड में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18। फोर्थ में अगर मुझे देखना है तो 2 into 4 का स्क्वायर, दैट मींस 2 16 32, हम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एक जनरल ट्रेंड बन के हमारे पास आ रहा है 2 8 18 32 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ऐसे हम 5 के लिए कर सकते हैं जिसमें कितने आएंगे 50, 6 के लिए कर सकते हैं जिसमें कितने आएंगे 72 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन क्लियर हो गई है। बट हम इन चीजों के बारे में थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, थर्ड में 18 फिल कर सकते हैं, लेकिन बोहर ने ये बताया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो वो रिपल्शन करना स्टार्ट, वापस में भिड़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट करेंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही अरेंज करेंगे। ये सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है 12 स्क्वायर और सेकंड है मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और थर्ड पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इनर शेल के अंदर। इनर शेल अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, लोवेस्ट शेल, सबसे छोटे वाली शेल। जब ये कंप्लीट फिल हो गई है, if these shells are completely filled, then we will move to higher, या फिर मैं बोलूं आउटर शेल। क्या मतलब है जी इसका, क्या मतलब है इसका। फर्स्ट उसने हमें ये बोला कि जो आपका फर्स्ट शेल है जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, जो इनर है, पहले हमें उसको पूरी तरीके से फिल करना हो। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और आपको बोला गया है कि मुझे उन 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती
कि मैं अपने न्यूक्लियस की पहली शेल के अंदर मैंने फिल कर दिया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, अब जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो मैंने सेकंड शेल में फिल किया। दिस इज रॉन्ग प्रेडिक्शन, बिल्कुल गलत अरेंजमेंट। हमें थर्ड पोस्टुलेट साफ साफ बोल रहा है कि पहले हमें अपनी इनर शेल को फिल करना है। हमें के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ओनली। हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? दिस इज न्यूक्लियस, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पहले हमने फिल किए, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन हम अपनी नेक्स्ट शेल के अंदर फिल करें। क्लियर है मेरी बात? अब तक हमने क्या सीखा? बोर्ड ने हमें क्या बताया कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल के शेल प्रेजेंट हैं, जिसको हम नंबर वाइज 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, के एल एम एन का नाम दे सकते हैं, और किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमें पता चलेगा इस फॉर्मूले। ठीक है, अब इन एग्जांपल की हेल्प से और इन 3 स्टेप्स की हेल्प हम सीखेंगे कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। मान लीजिए तो मैं आपको सिर्फ रफली मॉडल की हेल्प से समझा रही थी, अब हम एटम का नाम लेके स्टार्ट करें। मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 3 में जब आप लोग फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते थे, मैंने आपको एक टेबल याद कराई थी, आपको याद हो, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर के बारे में सीखा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है? हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम एंड सो, यानी हर एक का कुछ ना कुछ फिक्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को श्योर नहीं हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, यू कैन रिवाइज द टेबल नंबर 4.1 ऑन पेज नंबर 51। उसमें टोटल 18 तक इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, 18 एटॉमिक नंबर लिखे हैं 1 to 18। 19 और 20 के बारे में भी मैंने आपको बताया था। 19 आपका था पोटेशियम और 20 का आपका कैल्शियम, है ना? ठीक है जी, हम इन 20 एटम के फर्स्ट 20 के इनको अरेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को उनके अंदर फिल करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्गन के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, आर्गन के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके दिखाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक। मैं बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं समझा रही हूँ, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना हमने सीखा है, और ये जो भी रूल्स हमने अभी तक सीखे हैं हम इनको ही फर्दर अप्लाई करें, यानी जो चीजें हमने थ्योरेटिकल सीखी है हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीजों को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने सिंपलेस्ट एलिमेंट के साथ, व्हिच इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का हमें पता है जी, हाइड्रोजन हमारा नंबर 1 होता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 1, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1 ही होता है जी। ठीक, तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा है इस तरीके से, न्यूक्लियस तो सबके अंदर सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक ही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी सिर्फ के शेल के अंदर ही कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था? नंबर 2 पे, नंबर 2 पे था जी हमारे पास हीलियम। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ए एल की जरूरत पड़ेगी, अभी देख लेते हैं जरूरत पड़ेगी या नहीं। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो हमें पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया हीलियम का एटॉमिक मॉडल, हीलियम की एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड हम मूव करते हैं जी लिथियम की तरफ। थर्ड हमें पता है हमारा लिथियम होता है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 3। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज हमने फिक्स कर दिया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल की जरूरत पड़ेगी देखते हैं। वी नो वेरी वेल कि हमारे लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ओनली। ये के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ओनली। तो हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की कोशिश करना है एल की।
समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया और 2 यहाँ पे फिल किया, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो अपना कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका थर्ड पॉइंट हमें ये बात साफ साफ बोलता है कि पहले हमें अपने इनर शेल को पूरी तरीके से फिल करना होगा, उसके बाद ही हम अपने सेकंड शेल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं सपोज बेरिलियम, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 4। सेम कंसेप्ट होगा, this is my nucleus of beryllium, this is shell equals to A, this is shell is L, या फिर this is N equals to 1, this is N equals to 2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, बाकी बचे हुए को हम क्या करेंगे? अगले शेल में ट्रांसफर करेंगे। एज इट इज बोरोन के लिए, कार्बन के लिए, और फर्दर एंड फर्दर हम मूव करते चलेंगे। ठीक है जी, बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस सेम रहेगा, यानी K और L, K में कितने आ गए 2 और L में कितने जाएंगे 3। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। सेम एज इट इज 6 के लिए। कब तक करते रहेंगे हम? जब तक हमारी L शेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। और हमें पता है कि हमारी L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जी? हमारी L शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हम जब तक हमारी L शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, तब तक हम अपनी L शेल को फिल करते रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए हमें M शेल को ड्रॉ करना है। ठीक है, M शेल की रिगार्डिंग जो भी आपका कंसेप्ट है, यानी जो थोड़े हैवियर एलिमेंट है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम कल स्टडी करेंगे या जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। Till now, you have to just revise the Bohr's atomic model and how the electrons are arranged. आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन, इन तीनों की एटॉमिक मॉडल बना के लाना। ठीक है जी? Till now, if there is any kind of query, any kind of doubt, please let me know. Yes, class. If there is any kind of doubt, any kind of query, please raise your hand.